अ 12 जूल वर्क टू बी डन। सवाल क्या है जी? अ 12 जूल वर्क टू बी डन। आपके पास वर्क कितना आ गया? 12 जूल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टू टेक अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलम, टू टेक चार्ज of 0.01 coulomb, find the potential difference, potential difference, ठीक है। आपने पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या है जी? 120 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या है जी? 1200 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या है जी? 1.2 वोल्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या है जी? 12 वोल्ट। चार आपके पास ऑप्शन हैं। तो आपने बेसिकली अब देखो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। भाई आपके पास वर्क की वैल्यू क्या आ गई? 12 जूल। चार्ज की वैल्यू क्या आ गई? 0.01 कूलम। आपने वी को निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? इसका तरीकाकार क्या होगा? तो आपके पास होगा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क की जगह पर क्या आ जाएगा? 12, और चार्ज की जगह पर क्या आ जाएगा? 0.01। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 12 डिवाइडेड बाय 10 रेस की पावर -2। जब 10 रेस की पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस की पावर +2। तो ये बन जाएगा 1200 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास 1200 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग सवाल को और न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हो। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। दूसरा एमसीक्यूज है आपके पास और वो सवाल आपके पास क्या है जी? द चार्ज कंडक्टर हैज अ चार्ज ऑन इट्स। अ चार्ज कंडक्टर हैज a charge on it। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, और वो है आपके पास आउटसाइड सरफेस। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास सराउंडिंग। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास मिडल पॉइंट। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास इनर सरफेस। अब सवाल उसने पूछा है जी, अ चार्ज कंडक्टर हैज़ अ चार्ज ऑन इट। आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है, तो आपके पास चार्ज कहाँ पर होगा? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक कंडक्टर है और मैं कहता हूँ भाई कि ये कंडक्टर मेरे पास चार्ज बॉडी है, तो ऑब्वियसली आपके पास जो चार्जेस होंगे वो आपके पास इसके सरफेस के ऊपर होंगे, ठीक है, एज इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो इसका देखो अब सवाल नंबर ये भी ठीक है जी, आउटसाइड सरफेस। अब आउटसाइड सरफेस से क्या मुराद है? मेरे पास सरफेस है, इसके आउटसाइड, ये तो आपके पास पॉसिबल नहीं है। सराउंडिंग कि भाई उस कंडक्टर के इर्द गिर्द आपके पास मौजूद है, तो ये आपके पास ठीक हो सकता है। मिडल पॉइंट, तो क्या मिडल में मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं है। इनर सरफेस, क्या इनर सरफेस में भी है? नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास सराउंडिंग आ जाएगा। अब सवाल नंबर जी बच्चे जैद, तो सवाल नंबर 3 है आपके पास। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ऑन रिमूविंग द डाई इलेक्ट्रिक फ्रॉम द कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट है। ऑन रिमूविंग डाई इलेक्ट्रिक फ्रॉम अ चार्ज कंडेंसर, चार्ज कंडक्टर है, कंडेंसर नहीं है, ठीक है। इट्स एनर्जी विल बी व्हाट? इट्स एनर्जी
विल बी, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, और वो है जब आपके पास इंक्रीज, रिमेन अनचेंज, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी आपके पास रिमेन अनचेंज, अनचेंज। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास डिक्रीज एंड नॉन, डिक्रीज। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास नॉन। वो आपसे ये कह रहा है अगर आप डाई इलेक्ट्रिक को रिमूव करते हो तो मुझे बताओ आपके पास एनर्जी क्या होगी। तो ठीक है, तो जैसे कि आपने ये पढ़ा था कि अगर सपोज करो मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये मेरे पास कैपेसिटर है और ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो मैंने ये कहा था कि जब भी आप इस कैपेसिटर के अंदर किसी डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करोगे, मतलब एप्सिलॉन आर आपने इंसर्ट किया, तो आपके पास एनर्जी यू आपके पास क्या होगी, कम हो जाएगी। और जो ही आपने इस डाई इलेक्ट्रिक को बाहर निकाला, अब क्या लिखा है, ऑन रिमूविंग द डाई इलेक्ट्रिक, आपने डाई इलेक्ट्रिक को बाहर निकाला तो क्या होगा, एनर्जी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एग्जैक्टली, रिमूव करोगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, इंसर्ट करोगे तो आपके पास एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सवाल नंबर 3 आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 आपके पास क्या है, और वो ये है, नो करंट फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडी व्हेन कनेक्टेड इफ दे हैव द सेम, no current flow between two charge body, no current flow between two charge body, two charge body। तो क्या होगा जी, तो when connected if they have same, if they have, ऑप्शन नंबर ए कैपेसिटी, कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, और वो है जी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास पोटेंशियल, पोटेंशियल। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, सवाल उसने पूछा है जी, नो करंट विल फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडी इफ दे हैव व्हाट। जैसे आपको पता है कि सिंपल सी बात यह है, अगर आपके पास एक तरफ जो है वो पहाड़ी हो, ये मेरे पास अगर पहाड़ी है और ये इसका एक टॉप फ्लोर है, दूसरा मेरे पास ग्राउंड फ्लोर है, तो हमेशा आपके पास पानी जो है वो टॉप से ग्राउंड फ्लोर की तरफ आता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक हाई पोटेंशियल और जब दूसरा लो पोटेंशियल होगा तब जाकर आपके पास करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर आपके पास सेम पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल होगा, तब आपके पास करंट पास नहीं करेगा। एग्जैक्टली आपके पास ये अगर वायर है और यहाँ पर भी अगर आपके पास 10 वोल्ट है, इधर भी आपके पास 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर आपके पास ए से बी की तरफ करंट पास नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास एक पॉइंट पे 10 वोल्ट है, दूसरे पॉइंट पे अगर आपके पास 8 वोल्ट है, तब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब आपके पास करंट पास करेगा। तो इफ दे हैव, तो किसने सवाल क्या पूछा, नो करंट विल फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडी, आपके पास करंट फ्लो नहीं कर रहा। इफ दे हैव सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो ये आपके पास सवाल नंबर 3 आ जाएगा। अगली चीज मेरे पास आ गया, द यूनिट ऑफ फेराड, फेराड इज नॉट इक्विवेलेंट टू व्हाट। तो इसको भी देख लेते हैं। वैसे ये मेरे ख्याल से मेरा दिल तो नहीं कर रहा इस सवाल को करने का, लेकिन चलें कर लेते हैं। सवाल नंबर 5 है आपके पास। 5वां सवाल आपके पास क्या आ गया, फेराड इज नॉट इक्विवेलेंट टू, फेराड is not equivalent to, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या है जी, सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या आ गया जी, जाउल पर वोल्टेज का स्क्वायर, जाउल पर वी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या आ गया, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जाउल।
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जाउल, और ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय वी, क्यू डिवाइडेड बाय वी। तो सबसे पहले हम फेरॉड को देखते हैं, फेरॉड आपके पास है क्या चीज़। तो बेसिकली फेरॉड आपके पास कैपेसिटर की यूनिट होती है। तो आपने ये पढ़ा था कि C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वी। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपके पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने पूछा विच वन इज नॉट अ यूनिट ऑफ फेरॉड। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपके पास पॉसिबल नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए जो है, ज़रा इसको ध्यान से रखो। तो ऑप्शन नंबर ए बेसिकली आपके पास किसकी यूनिट है, एनर्जी की है। U इज इक्वल टू हाफ सी पी का स्क्वायर। ये तो मेरे पास एनर्जी की यूनिट आ जाएगी। तो आपके पास जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, सवाल नंबर 6 आपके पास जो है वो तो बहुत ही आसान किस्म का है, ये तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा है। सवाल नंबर 6 उसने आपसे पूछा है जी, ये मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसने आपसे ये कहा कि इफ़ द डिस्टेंस इज़ हाफ, इफ़ डी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2 then capacitance will be, then C will be, तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ। ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 टाइम। ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या आ जाएगा, डबल। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ जाएगा 4 टाइम। तो ये तो मेरे ख्याल से आपने बहुत दफ़ा पढ़ा है कैपेसिटर की इक्वेशन, C इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। अब अगर D की जगह पर आप D/2 कर लो, D इज़ इक्वल टू D/2, तो न्यू C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/2। तो जब ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो C प्राइम इज़ इक्वल टू 2 टाइम C। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास डबल आ जाएगा। तो ये आपने बहुत दफ़ा पढ़ा है। तो अगला सवाल आपके पास क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपेसिटर, ठीक है। तो अच्छा, सवाल नंबर 9 को देखते हैं। बाकी आसान है, सवाल नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। 9वां सवाल आपके पास क्या आ गया जी, which metal sheet should be placed between the plate of the parallel plate capacitor in order to increase the capacitor। वो आपसे ये पूछ रहा है, which metal sheet increase capacitor। ऑप्शन नंबर ए उसने आपको दिया हुआ है जी, माइका। ऑप्शन नंबर बी उसने आपको दिया हुआ है जी, कॉपर, टिन, आयरन, कॉपर। ऑप्शन नंबर सी आपके पास टिन, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास आयरन। 4 उसने आपको ऑप्शन दी हैं। वो आपसे ये कह रहा है कि ज़रा आप फॉर एग्जांपल भाई आपके पास एक कैपेसिटर है, ये अगर अज्यूम करो आपके पास कैपेसिटर आ गया, ठीक है, और वो कह रहा है भाई कि सबसे ज़्यादा आपके पास C की वैल्यू कहाँ पर होगी। तो पहली बात तो ये है भाई आपके पास अच्छा बच्चे, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अब मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा भाई, तो सवाल उसने अनफॉर्चुनेटली भाई लाइट चली गई है, क्योंकि ये एक गरीबों का मुल्क है। तो अब क्या कर सकते हैं भाई, अब गुजारा करना है। बच्चे, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? चलें, सवाल पूछा है उसने, इनमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी वजह से आप लोगों के पास जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो आपको पता है भाई कि जब भी आप किसी डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हो, डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली मेरे पास इंसुलेटर मोस्टली आप लोग इस्तेमाल करते हो। ये अगर मेरे पास इसके दरमियान में किसी में इंसुलेटर को इस्तेमाल करूं तो आपके पास जो मेटल है वो आपके पास उसकी चीज़ें इंक्रीज हो जाएगी। अब कार्बन मेरे पास कंडक्टर है, टिन भी मेरे पास कंडक्टर है, कॉपर मेरे पास सेमी कंडक्टर, आपने नहीं, ये भी कंडक्टर ही है मेरे ख्याल से, लेकिन माइका आपके पास डाई इलेक्ट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर 9 आ जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 को भी एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं। और सवाल नंबर 10 आपके पास क्या है जी? When two capacitor 1 microfarad and 2 microfarad is connected in series, वो आपसे ये कह रहा है टू कैपेसिटर, एक मेरे पास है जी 1 माइक्रोफेराड एंड दूसरा मेरे पास क्या है जी 2 माइक्रोफेराड कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। जब आपके पास ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आपने सीरीज कम्बिनेशन का फार्मूला पढ़ा था और वो फार्मूला मेरे पास क्या था, 1 डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई C2। तो ये मेरे पास बन गया था 1 डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 डैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो C टोटल इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोफेराड। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे। आगे मेरे पास वो कूलम्स लॉ का सवाल है जी। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डबल देन द कूलम्बिक फोर्स विल बी व्हाट। तो ये आप लोगों को बहुत दफ़ा आपने पढ़ा है जी। और अगला सवाल, सवाल नंबर 12 है आपके पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज व्हाट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्फीयर आपके पास क्या होगी, ज़रा मुझे बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर, तो सवाल क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास मिनिमम। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 0 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 9। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ स्फीयर आपके पास क्या होगी, इसके बारे में आपने आंसर देना है। तो ये तो आपने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है और इसके सरफेस के ऊपर अगर आपके पास चार्जेस पड़े हैं तो सेंटर में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। तो इनर चार्ज नहीं है एग्जैक्टली, तो आपके पास 0 होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह पर अगर पोटेंशियल आ जाए, पोटेंशियल अगर आपके पास आ जाए तो पोटेंशियल आपके पास सेंटर में क्या होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि मैक्सिमम आपके पास, आप कह सकते हो कि मैक्सिमम उसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा जी, बाकी एक सवाल है, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट इसकी काफ़ी लंबी है, तो मैं अब समझ नहीं आ रही इसको इतनी लंबी स्टेटमेंट में कैसे लिखूँ। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपने पढ़ा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एक सवाल, सवाल नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा देख लो। द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन आर इज, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास इनवर्स न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास, और वो है जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास 9। तो एप्सिलॉन आर की आपके पास यूनिट क्या होगी, ये आपने मुझे बताना है। एप्सिलॉन आर की आपके पास यूनिट क्या होगी
आपके ख्याल में क्या ऑप्शन आता है? ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर कहते हैं, लेकिन वो गलत है। तो एप्सिलॉन आर की जो आपके पास यूनिट है वो आपके पास नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं होती। हाँ, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है जी? कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये आपके पास इसकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। लेकिन एप्सिलॉन आर की यूनिट आपके पास 1 होती है, नो यूनिट आपके पास होती है। तो ये भाई आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, तो अब अगला सवाल नंबर 19 है आपके पास। सवाल नंबर 19 को देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 19 आपके पास क्या है जी? 19वां आपके पास MCQs है, और वो क्या है जी? इफ़ अ 10 फेराड कैपेसिटर, आपके पास C की वैल्यू क्या आ गई? 10 फेराड। हैव टू द एनर्जी कांस्टेंट इज 20 जूल, आपके पास एनर्जी यानी U की वैल्यू क्या आ गई? 20 जूल। आपने V की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है जी 4 वोल्ट, 9 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट। 4 वोल्ट, 9 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो ये चीज़ आप लोगों ने निकालनी है। तो क्यों भाई आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? अभी भी आवाज़ तो मेरे ख्याल से आनी चाहिए। तो अब आपके जहन में क्या आंसर आता है? ठीक है, तो आपने इसका फार्मूला पढ़ा है एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर का, और वो फार्मूला आपके पास क्या था? U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम CV का स्क्वायर। तो यहाँ से आपने V की वैल्यू निकालनी है। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2U डिवाइडेड बाई C आ जाएगा। तो बच्चे ज़रा वैल्यूज पुट करो। तो 2 मल्टीप्लाई बाई U की जगह पर क्या आ जाएगा? 20, और C की जगह पर क्या आ जाएगा? 10। तो ये 0 0 से कैंसिल, तो ये बन जाएगा 4। तो यहाँ से V मेरे पास क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4, डैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर C आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है बच्चे, तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। सवाल नंबर 23 है आपके पास, और 23 सवाल आपके पास कौन सा है इसको भी देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 23 है, और वो सवाल है आपके पास, कौन सा सवाल है जी? सेलेनियम बिकम अ कंडक्टर इन लाइट सो इट बिहेव्स लाइक। सवाल नंबर 23 क्या है जी? सेलेनियम बिकम अ कंडक्टर, बिकम अ कंडक्टर, कि सेलेनियम आपके पास कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगा इन लाइट, इन लाइट। बच्चे ये सवाल मैंने एक दफ़ा देखा था। सो इट बिहेव्स लाइक, सो इट बिहेव्स लाइक, लाइक। ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या आ जाएगा? सेमी कंडक्टर, फोटो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या मतलब है जी? फोटो कंडक्टर, सब्र करो ज़रा, फोटो कंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या है जी? एलईडी और कैपेसिटर, एलईडी और कैपेसिटर। तो सबसे पहले आपने सेलेनियम का वर्ड इस्तेमाल किया था फोटोकॉपियर मशीन के अंदर। आपको याद है कि नहीं याद? आपने कहा था भाई मेरे पास एक बड़ा सा ड्रम होता है, उसके ऊपर आपके पास जो है वो सेलेनियम की कोटिंग की होती है। फिर आपने कहा भाई कि आपके पास जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट होती है और इसके ऊपर जाकर स्ट्राइक करती है। तो स्ट्राइक जहाँ जहाँ लाइट आपके पास स्ट्राइक करती है तो उस जगह को वो न्यूट्रल कर देती है, और जहाँ पर वो स्ट्राइक नहीं करती तो वो उस जगह को
वैसे ही चार्ज को रखता है। यानी आपके पास ये फोटो कंडक्टर, यानी आपके पास जब लाइट स्ट्राइक करती है तो उसको न्यूट्रल कर देती है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये मेरे पास एक फोटो कंडक्टर के तौर पर काम करेगा। सवाल नंबर 28 है आपके पास। 28 क्वेश्चन है आपके पास। बाकी सवाल आसान है, इसी वजह से मैं उनको स्किप कर रहा हूँ, वो आप लोग कर लोगे। तो 28 आपके पास क्या आ गया जी? तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस डिपेंड ऑन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस डिपेंड ऑन ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या आ गया जी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। ऑप्शन नंबर सी आपके पास क्या आ जाएगा? द ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस रिलेटिव टू द फील्ड, यानी ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस relative to field, and option number D all of the above। तो आपके ख्याल में क्या आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? तो जल्दी से मुझे बता दें ताकि फिर मैं इसका आंसर आपको बता सकूं। तो ऑल ऑफ द अबव, गुड, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास जो है वो इक्वल होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ थीटा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, ओरिएंटेशन यानी एंगल पे भी वो डिपेंड कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास सवाल नंबर आ जाएगा 10। अच्छा जी, अब अगली चीज़ है सवाल नंबर आपके पास आ जाएगा 31। तो 31 को देखते हैं। तो 31 आपसे वो पूछ रहा है, अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ, ऑप्शन नंबर ए स्केलर फील्ड, ऑप्शन नंबर बी वेक्टर फील्ड, ऑप्शन नंबर सी जीरो फील्ड, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कौन सी फील्ड होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दो। तो आपके ख्याल में इसका राइट ऑप्शन क्या आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कौन सी फील्ड है? स्केलर फील्ड है, वेक्टर फील्ड है, या स्केलर और ऑल? तो ये अभी मेरी साहिबा जो है वो यहाँ पर पहुँची हैं और आते ही इसने एक माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी किस्म की चवल मारी है। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक तो तुम लेट आई हो और ऊपर से गलत आंसर दे रही हो। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास वेक्टर फील्ड होती है, सबको पता है। तो ये मेरे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अच्छा, सवाल नंबर 33 आपके पास 33 आपके पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ ऑप्शन नंबर ए चार्ज एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस करंट, चार्ज एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज और करंट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास किस चीज़ की यूनिट होती है? तो जल्दी से मुझे बता दो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास ऑब्वियसली एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी की आपके पास यूनिट होती है। बच्चे, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही?
आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? अच्छा बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी की यूनिट होती है, ये सबको पता है। तो बच्चे, किसी बच्चे का कोई सवाल हुआ तो आप लोग पूछ सकते हो। तो किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है बच्चे। थैंक यू।